क्योंकि विचार से समाज की रचना होती है। हम अपने कर्तव्य को समर्पित हैं। आपके बहुमूल्य विचार हम पहुंचाते हैं संसद तक। हम कोशिश करेंगे नीतियां बंद कमरों में नहीं, खुले मंच पर तय की जाएं। एक थी वो राजनीति। जो मैं कहता हूँ वो अपने दिलों में जाना चाहिए। तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। एक है ये राजनीति, ये हमारी सड़कें, ये हमारे स्कूल, ये हमारे सीवर, ये हमारे अस्पताल और ये हमारे हालात। क्या है कोई साथ? बात देसा में देश हरियाणा की, शहरों की चकाचौंध से लेकर गांव-गांव के चौपाल की, खेल के मैदानों से लेकर बात संस्कृति के हर पहलू की। हर वो खबर जो आपके लिए है खास, देखिए सिर्फ जनता टीवी पर। नमस्कार, 4 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। मैं हूं पूजा कविया। नमस्कार, मैं नासिर कुरैशी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने अपने ये सवाल फरमाने से पहले एक बात कही कि हरियाणा में निवेश की सारी संभावनाएं मौजूद। एक तरह से कहते हैं कि जो एक तरह से जहां विरोध होता है उन चीजों को फायदा पहुंचा। हमको कुछ इंडिकेशंस दे, एक इशारा करे कि हाँ सरकार एक राइट ट्रैक पर है। देखिए, संभव सारी चीजें हैं अगर करने की इच्छा शक्ति हो। भारत की शांति को खतरे में डालने की कोशिश की जाती है, माहौल को खराब करने की कोशिश की जाती है। लगातार हम इस चर्चा को बनाए रखेंगे, अपने बाकी के सहयोगियों से भी बातचीत करेंगे। हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करें, क्योंकि हरियाणा प्रदेश परिवारवाद की राजनीति में हमेशा घिरा रहा। देखिए हर रोज सुबह 8:30 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 7 बजे बोल जनता बोल, सिर्फ जनता टीवी पर। जित तन्ने जाना उत मन्ने जाना, मिलके चलन में से भलाई। लोक संस्कृति से लेकर खेल के मैदान तक, हरियाणा की संस्कृति का हर रंग। देखिए जनता टीवी के संग। गौ हत्या पाप है, जानवरों की हत्या अभिशाप है। कीजिए सुंदर जीवन की शुरुआत जनता टीवी के साथ। ईश्वर से प्रार्थना भी है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आजाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आजाद बनो। संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। गिरते वही हैं कि जो दौड़ेंगे, कांटे उन्हीं के तलवों में चुभते हैं कि जो दौड़ते हैं। हमारी बहुत नाजुक हालत है, उस हालत में हमें
न कोई हड़ताल करनी चाहिए, सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। असंगठित और कमजोर रहना पाप है। गुलामी सब कष्टों और पापों की जड़ है। मेरा निवेदन है कि वे इसे कभी न भूलें कि वे पहले भारतीय हैं और तब कुछ और। हरियाणा की माटी से जुड़ा किसानों की सुनने वाला, किसानों की बोलने वाला, किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचाने वाला, किसानों के सुख दुख का साथी, जनता टीवी, आपकी ताकत। देखिए हर रोज शाम 4 बजे 4 की चौपाल सिर्फ जनता टीवी पर। बोल जनता बोल एक प्रोग्राम नहीं, एक विचारधारा है। अगर सच समझें तो बोलने की आजादी है। फकीर से लेकर प्रधानमंत्री तक आमंत्रित है बोल जनता। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। जब जब चुनाव होते हैं तो तमाम सियासी दलों के नेता जनता से वादा करते हैं, हालात और व्यवस्था को बदलने का वादा किया जाता है, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि व्यवस्था बदलने के नाम पर महज कुछ योजनाओं को लागू किया जाता है, और वो भी ऐसी योजनाएं जिनका फायदा आम लोगों तक उस तरह नहीं पहुंच पाता जैसा पहुंचना चाहिए। ऐसे में सवाल उठना चाहिए और लाजमी भी है कि आखिर इस देश की व्यवस्था को कब बदला जा सकेगा। जी हां, सत्ता का परिवर्तन हो जाता है, लेकिन देश की व्यवस्था जो है वो आज भी नजर आती है। योजनाएं बहुत बनती हैं, नाम बदल दिए जाते हैं, चेहरे बदल दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद, वायदे करने के बावजूद भी जब सत्ता का परिवर्तन हो जाए एक बार, फिर भी कुछ फायदा आवाम को नजर नहीं आता। आवाम आज भी उन छोटी छोटी मूलभूत समस्याओं से परेशान है, उन मूलभूत सुविधाओं को लेकर आज भी वो इंतजार कर रही है, लेकिन वो इंतजार आज भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। चाहे योजनाएं बड़ी बना दी जाएं, चाहे योजनाएं छोटी हों। सरकारें बदलती रहीं, कई नई योजनाएं बनती रहीं, कई योजनाओं के नाम बदलते रहे। कभी गरीबी उन्मूलन के लिए योजनाएं बनी, कभी किसानों के उत्थान के लिए, कभी युवाओं को रोजगार देने के नाम पर योजनाओं का पिटारा खुला, तो कभी महिलाओं की सुरक्षा के लिए। हर सरकार सैकड़ों की संख्या में योजनाएं लागू करती है। आम लोगों को कई तरह के सपने दिखाए जाते हैं, गरीबी उन्मूलन का सपना, रोजगार देने का सपना, आर्थिक सुरक्षा का सपना, और भी ना जाने क्या क्या। लेकिन अफसोस ये है कि आधारभूत व्यवस्था
देने की कोई राजनीतिक पार्टी बात नहीं कर रही। जिन देशों से व्यापार, तकनीक तथा अन्य संबंध बनाए जाते हैं, उन लोगों से देशवासियों के लिए अच्छी व्यवस्था का फॉर्मूला लेने में आज तक कोई सरकार सक्षम नहीं हुई। केवल ऊपरी चेहरे बदलते हैं, अंदर की मशीनरी में जमा लोग और कार्यप्रणाली वही है। तो फिर व्यवस्था में बदलाव की अपेक्षा कैसे हो? हम और आप जानते हैं कि व्यवस्था अच्छे शासन की जननी है। कुव्यवस्था से अच्छे शासन की अपेक्षा करना व्यर्थ है। जिन पश्चिमी देशों की होड़ में देश लगा है, उन पश्चिमी देशों में आम आदमी के लिए मूल सुविधाएं उनकी नागरिकता के साथ सुनिश्चित है। उन पश्चिमी देशों में देशवासियों को सरकारें बदलने पर मूल सुविधाओं पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, भारत में भी मूल सुविधाओं की गारंटी है, लेकिन वो सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित है। बाकी जनता, जो टैक्स की पूर्ति का सबसे बड़ा साधन है, शायद बाकी जनता सरकार के लिए टैक्स की पूर्ति करने का साधन मात्र ही है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जब भी चुनाव होते हैं तो सियासतदान कई तरह के वादे करते हैं। हालात और व्यवस्था को बदल देने का वादा किया जाता है। किसानों, मजदूरों, गरीबों, सबको सपने बेचे जाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद निम्न और मध्यम वर्ग को सत्तासीन लोग ऐसे भूल जाते हैं जैसे उनके प्रति सत्ता की कोई जवाबदेही ना हो। सरकार की सारी गंभीरता मानो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने तक सीमित हो जाती है। उद्योगपतियों की संपत्ति में इजाफा होता रहता है तो आम लोगों की मुश्किलें बढ़ती रहती हैं। किसी गरीब मरीज को अस्पताल की सुविधा नहीं मिल पाती तो गरीब बच्चे को शिक्षा नहीं मिल पाती, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पाता। सियासतदान शायद उद्योगपतियों के पैसे की वैल्यू और आम जनता की वोट की ताकत को बखूबी समझते हैं। आम जनता अगर वोट की ताकत दिखाकर सत्ता बदल भी देती है तो भी व्यवस्था नहीं बदल पाती, क्योंकि सियासत को शायद अब जनता से कोई सरोकार नहीं। अगर कभी सत्ता बचाने की कोशिश की भी जाती है तो कुछ योजनाओं का शुभारंभ कर चुटकुले अंदाज में विरोधियों पर निशाना साधकर आंकड़ों और तथ्यों का भ्रम पैदा कर, लेकिन किसी सियासी दल ने शायद आज तक ऐसी कोशिश नहीं की जिसके जरिए व्यवस्था बदल सके। एक व्यवस्था कायम हो सके जिसमें सत्ता उद्योगपतियों के हाथों की कठपुतली न होकर आम जनता की साथी बन सके। लेकिन वर्तमान तक भी सरकारें अपनी जिम्मेदारी देश के कुछ फीसदी अमीरों तक सीमित समझती हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होना लाजमी है कि जब तक गरीबों के लिए सही व्यवस्था ना बने तो गरीब को बहलाने वाली इन तमाम योजनाओं का आखिर फायदा क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता न्यूज़। जी हाँ, तो व्यवस्था को बदलने के लिए एक नई दिशा देने की कोशिश की गई है। एक नया तरीका इजाद किया है जिससे सीधा जो फायदा है लोगों को मिल सकेगा। हम दरअसल आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे कि जो तमाम योजनाएं बनाई जा रही हैं, पिछले कई सालों से सत्ता का परिवर्तन हो रहा है, एक और नई सत्ता आती है तो एक नई योजना बना दी जाती है और न जाने कितनी योजनाएं बनाई जाती हैं और उसका फायदा देने की बातें तो कही जाती हैं, लेकिन आखिरी छोर तक, आखिरी किनारे तक उसका फायदा मिल नहीं पा रहा। यही वजह है कि उनकी बुराइयां कर कर उसके बाद दूसरी योजना लाई जाती है और फिर यह कहा जाता है कि इस योजना का लाभ जरूर मिलने जा रहा है। इसी पर तमाम बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस बीच कौशल कुमार जी हैं, अध्ययन करता है। कौशल जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। कौशल जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगा और तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आपसे पहले यही जानूंगा कि क्या जिस तरीके से कल भी हमने चर्चा की थी और आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं, लेकिन क्या ये तमाम योजनाओं का अगर जिक्र करें, सबसे पहले तो मैं आपसे समझूं कि इन योजनाओं में कितना फायदा सैद्धांतिक तरीके से मिलता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और जो अभी आपने रिपोर्टिंग दिखाई वो बड़ी अच्छी थी जी। उसके लिए आपको, आप सब जनता टीवी बधाई पात्र है जी। दूसरा, इस तरह का इशू लेना, देखिए हमारे यहाँ सत्ता तंत्र है, सत्ता तंत्र सुरक्षित है जी, लेकिन लोग सुरक्षित नहीं है। लोक का तंत्र यानी कि लोक गैप है। तो ये जो गड़बड़ है इसका मूल कारण क्या है ये समझिए। जब वर्ल्ड वॉर हुई, वर्ल्ड वॉर के बाद एक इकोनॉमिस्ट आए थे, कीनेक्स,
उन्होंने क्या कहा कि भाई उधर आर्थिक में इतना उत्पादन था, चीजें थी और लोग लेने वाले नहीं थे। जी जी। तो उन्होंने उस समय एक नई चीज निकाली कि वेलफेयर स्टेट। और आज जो कुछ भी हो रहा है वो वेलफेयर स्टेट की भी नकल नहीं हो रही जी। यहां आदमी को ट्रिकी रूप में यूज किया जा रहा है जी। और अगर इन सिद्धांतिक तौर पे इन योजनाओं को देखते हैं, जैसे ये जो 330 रुपए पर एनम वाली है, ये भी एक ट्रिकी योजना है। अगर आप इस पे ध्यान दें तो जो हमारे बैंक बैड लोन या डेड लोन की वजह से जो बड़े बड़े उद्योगपतियों ने लिए थे, उनकी वापसी ना होने की वजह से लाखों करोड़ों रुपए का ऋण जो वापस नहीं आता है हर साल, और वो और ज्यादा ले जाते हैं पैसे, वो जो पैसा गबन हो रहा है इन संगठित क्षेत्रों, ऑर्गेनाइज कॉर्पोरेट के द्वारा, तो बैंकों की जो हालत है हमारे देश में वो कहीं ना कहीं बड़ी कमजोर खस्ता हालत में पहुंच गए हैं। तो इन योजनाओं से जनता को भ्रमित करके कहीं बैंकों की लिक्विडिटी यानी रिकैपिटलाइज तो नहीं किया जा रहा, उन्हें दोबारा से जान फूकने की कोशिश की जा रही है क्या? तो जनता के सामने कम से कम सच की बात रखिए और समाज को गुमराह नहीं किया जाएगी। बिल्कुल, और यही वजह है कौशल जी, शायद मूल सुविधाओं की गारंटी तो इस देश में है, बाकी और देशों में भी है, लेकिन वो सिस्टमैटिक तरीके से उन तक पहुंच पा रही है। चाहे परिवर्तन सत्ता का हो जाता है, कोई भी सत्ता वहां पर आ जाती है, काबिज हो जाती है, लेकिन जो सुविधाएं हैं, जो गारंटी देने की बात सरकार की तरफ से की जाती है, जो उसका अधिकार है वो उसको मिलता रहता है। लेकिन यहां पर सत्ता के आने का इंतजार किया जाता है या फिर सरकार के बदलने का इंतजार लोग करते हैं कि फलाना सरकार आएगी तो शायद इस एरिया में, इस क्षेत्र में विकास उनका होता नजर आएगा, इन योजनाओं का उसको लाभ मिलेगा। नहीं, यहां आपने बड़े अच्छी बात कही। अगर मौलिक तौर पे सब चीजों को, लोगों के अधिकारों को, अगर उसकी सोशल सिक्योरिटी के साथ सामाजिक सुरक्षा के एक कार्ड एक यूआईडी के अंतर्गत उसके साथ जोड़ दिया जाए, तो ये जो अलग अलग योजनाओं का अडॉक सिस्टम चल रहा है, ये अडॉक सिस्टम है, ये कुछ नहीं, अलग अलग योजनाएं हैं और लोगों तक क्या पहुंचेगा ये भी नहीं पता है, लेकिन लोगों से लिया बहुत कुछ जा रहा है। आपको कब मिलेगा ये नहीं है, अभी तो आप पैसा दे रहे हैं, और ये पैसा कहां से दे रहे हैं? जो मनरेगा में भी पैसा लिया गया है, एम्प्लॉयमेंट रूरल गारंटी एक्ट जो है, उसका पैसा वापस लेने का भी एक खेल है, और वो जो उसने सेविंग की है मेहनत करके, वो पैसा दोबारा बैंकों में आ जाए, ना आएगा पब्लिक बैंक में ही, लेकिन पब्लिक बैंक में किसके लिए आएगा? पब्लिक को वापस नहीं मिल रहा है, वो फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट को और जो बैंकों को रिकैपिटलाइज किया जाएगा, उनके बेनिफिट में जाएगा, सत्ता का तंत्र मजबूत होगा। जनता का जीवन क्यों कमजोर हो रहा है, इस पे सोचने की जरूरत है। कौशल जी, और कई ऐसी जो पॉलिसी है, चाहे 330 जिसका प्रीमियम है, जिसका जिक्र आप कर भी रहे थे, उसमें यह है कि 18 से 50 साल की उम्र तक के लिए उसका बेनिफिट आपको मिल सकेगा। इस बीच अगर कुछ होता है तो वो फायदा कवर पहुंचाने की कोशिश आपको करेगा जरूर, लेकिन अगर 55 साल से क्रॉस आप हो जाते हैं, उससे पार आप चले जाते हैं, तो वो जो पैसा आपने जमा किया वो आपको नहीं मिलने वाला, ना ही कवर का कोई लाभ आपको 55 साल के बाद होगा। नहीं, अभी इसकी नोटिफिकेशन होनी है, उसमें कई इफ एंड बट्स भी आएंगे, लेकिन ये टैक्टिकल है, इसको भी समझिए क्यों है। हमारे प्रधान सेवक जी ने पिछले दिनों एक अपने आईएएस सेक्रेटरी लॉबीज की एक बहुत बड़ी मीटिंग की जी। उस मीटिंग के अंदर उन्होंने क्रैक्स टीम्स बनाई है। क्रैक टीम्स जो है वो जिस तरह से भूतपूर्व प्रधानमंत्री को भी ये पूरी मशीनरी मिस गाइड करती थी, तो इस समय भी वर्तमान प्रधान सेवक को ध्यान रखना चाहिए, कहीं वो अपने संगठित जो लोग हैं उनकी जुमलेबाजी में शिकार होकर आम आदमी के जीवन को सुधारने के बजाय और उनके लिए कठिन परिस्थितियां पैदा कर दें। तो ये क्रैक टीम्स की जो जुमलेबाजी है, नॉन होमवर्क किया हुआ है, उनसे भी हमारे प्रधान सेवक के साथ पूरी मिनिस्टर्स को बचने की जरूरत है। वो उनको और अच्छे ढंग से काम करने की जरूरत है। ये इसके अंदर बहुत कुछ हिडन है, छुपा हुआ है, उस पर भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल कौशल जी, और ये भी इसमें दो राय नहीं है, जनधन योजना का एक लाभ भी इसमें भी कहा नहीं जा सकता, एक कदम
देश के प्रधानमंत्री की तरफ से उठाया गया जनधन योजना का अगर जिक्र करें तो इससे पहले कभी इतनी मात्रा में अकाउंट नहीं खुले थे इस देश के अंदर, बहुत ज्यादा अकाउंट खुले भी। और इस वक्त अगर 4 महीने की बात करें तो 15 करोड़ जनधन अकाउंट में जो रुपए हैं वो भी डिपॉजिट कर दिए गए। तो क्या लोगों के बीच में से जो पैसा है वो बैंकों तक पहुंचाने का, जैसा कि आपने कहा भी कि बैंकों में लिक्विडिटी की कमी है, उसको पूरा करने के लिए कुछ इस तरीके के फॉर्मूले अपनाए जा रहे हैं कि वो भी बैलेंस बना रहे और अर्थव्यवस्था पर भी इसको कोई असर ना पड़े? वो तो है, आदमी को यहाँ क्या है, उसका लोभ, उसको लालच दिखा के साथ लिया जा रहा है। और दूसरा, लोगों को सरकार पे, अब कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की हो, लोग ये सोचते हैं कि सरकार के पास जो भी चीज है सरकार हमारे साथ है जी। लेकिन ये भ्रम जो है लोगों के बीच में टूटता भी जा रहा है। लेकिन ये अब सरकारी तंत्र जो सत्ता के अंदर की गड़बड़ है, अभी आप एक और बात समझिए, गड़बड़ सत्ता के अंदर है और हम उन लोगों को जो बेचारे बेबस हैं, लाचार हैं, उनको इकट्ठा करके, उनकी भीड़ इकट्ठी करके जुलूस निकालते हैं, उन पे और अत्याचार करते हैं। उन संगठित बेबस लोगों को इकट्ठा करने का, और ये जो स्टेट जो कर रही है, सत्ता जो भारत की सत्ता कर रही है, वो गरीबी का, बेबसी का, एक किस्म का, उनको क्षमा करें, इतना मजाक मत करिए, इतनी क्रूरता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि स्टेट जो होती है वो अपने नागरिकों के लिए कहीं ना कहीं पिता रूप भी होता है, लेकिन ये पिता का रूप कम होकर ये लूट का रूप जो चल रहा है संगठित तौर पे, और कुछ बड़े बड़े कॉरपोरेट और घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए उनके लालच को, लाभ भी नहीं, उनके अनलिमिटेड लालच की तरफ झुकते जाना राजनीतिक दलों का, इस ओर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, मूल जो वजह है, मूल जो समस्या है, उसको जड़ से खत्म करने की जरूरत है, लेकिन वो अभी तक उस पर शायद ध्यान नहीं दिया गया, नई सरकार की तरफ से भी। कौशल जी, मैं आपके पास लौटूंगा। JS नैन जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। JS नैन जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। थैंक यू सर। JS नैन जी, हम दरअसल आज चर्चा कर रहे हैं कि तमाम जो योजनाएं वो बनाई जाती हैं, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कई बार सवाल खड़े होते भी हैं। कई सरकारें आई, चली गई, योजनाएं बनी, ऐसी कई योजनाएं हैं जिनका नाम तक लोग भूल जाते हैं उसका लाभ लेने के बावजूद, या फिर लाभ ना मिलता है तब भी भूल जाते हैं। क्या इन योजनाओं का सीधा फायदा लोगों तक पहुंच पाता है सैद्धांतिक तरीके से? एक आखिरी कोने तक क्या फायदा पहुंच पाता है? केवल गुणगान और बखान के लिए योजनाओं का अनाउंसमेंट किया जाता है? ऐसा है जी, कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं कि जिनका सरकार उनको लागू करती है, परंतु उनका कोई भी फायदा जनता को नहीं होता, क्योंकि जनता को उनके बारे में पता ही नहीं होता कि योजनाएं हैं क्या। जी, जब तक जनता को पता नहीं है तो जनता उनका फायदा नहीं उठाती जी। परंतु जहां तक ये टेक्नोलॉजी की बात है, जिस तरीके से गवर्नमेंट नई नई योजनाएं शुरू कर रही है, मैं एक चीज बड़ी क्लियर करना चाहता हूं कि जिस समय इंडिया में कंप्यूटर लागू हुआ जी, तो आम आदमी ये कहता था कि कंप्यूटर तो हमारे से चलाना नहीं आएगा, परंतु उसके बाद जो है ना हर आदमी जो है ना उसको सीखने की कोशिश की। और आज मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो बुजुर्ग हैं जी, और ऐसे व्यक्ति जिनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, आज वो भी सीख गए हैं। अगर हम किसी चीज को शुरू ही नहीं करेंगे जी जी, तो उससे लोगों को फायदा कैसे होगा? शुरू में मैं मानता हूँ कि चीजें दिक्कतें होती है, कोई भी नई चीज को लागू किया जाए उसमें दिक्कतें होती है नई योजना के लिए, परंतु ऐसा जनता को उसके बारे में जब बताया जाए और जनता को उसका फायदा होना शुरू हो जाता है, तो जनता उसको सीखती है। और सीखने के बाद अब जैसे अब हरियाणा में आपने देखा कि सबको लैपटॉप दिए, सब MLA को नहीं चलाने आते, वो कुछ जो है ना उनकी मदद की जरूरत है और वो सीखेंगे, क्योंकि जब उनके पास कोई चीज आ जाएगी तो सीखेंगे। मैं एक अपने उसकी बता रहा हूँ कि मैं एक कॉलेज का प्रिंसिपल था जी जी, तो उस समय मैंने वहाँ कंप्यूटर लागू किया और वहाँ पर जो नॉन टीचिंग स्टाफ था वो चीज पे अड़ा हुआ था कि हमने कंप्यूटर नहीं लागू करना क्योंकि हमें तो आता नहीं है जी, परंतु मैंने जबरदस्ती करके अकाउंट्स में भी हर चीज में जो है ना वो कंप्यूटर लागू किए और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जो लोग कंप्यूटर से हेट करते थे उन्होंने सबने वो चीजें सीखी है। तो इसलिए ऐसा कहना कि योजनाएं जो शुरू की जाती है उनका फायदा नहीं होता, कुछ मैं मानता हूँ इस चीज को कि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो जनता तक नहीं पहुंच जाती है, कुछ समय के बाद वो अपने आप फिर दफन हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। परंतु ये कहना कि नई टेक्नोलॉजी ना आए ये कोई अच्छी बात नहीं। नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए और लोग उसको सीखते हैं, कुछ समय के बाद लोग उसके हैबिचुअल हो जाते हैं और उसका फायदा भी उठाते हैं। बिल्कुल JS नैन जी, वही सवाल है कि इन 11 महीनों में कोई ऐसा क्राइटेरिया नजर आता है कि एक जड़ से उन चीजों को देने की कोशिश सरकार करना चाहती है, जो लाभ है लोगों को जो मिलना चाहिए
जो नागरिक हैं देश के, उनको जो लाभ मिलना चाहिए, क्या मंशा सरकार की नजर आती है यहाँ पर कि हाँ जड़ से उन चीजों को पहुंचाने की वो कोशिश कर रहे हैं? ऐसा है कि सरकार ने थोड़ी बहुत मंशा की है, जैसे कि अब ये 2-3 योजनाएं कल प्राइम मिनिस्टर ने कलकत्ता से शुरू की और सारे उसमें कंट्री में लगभग मेरे ख्याल में 1500 जगह इसका जो है ना शुरुआत की गई है। कहीं अटल योजना है, कहीं इंश्योरेंस की योजना है कि आप 12 रुपए जमा कराओ साल में तो हो जाएगा 333 रुपए, कितने हैं वो जमा कराओ तो आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। जी। तो ऐसा है कि ये योजनाएं ऐसी हैं कि आज हमें लगता है कि इनका कोई फायदा नहीं हुआ एक साल में, परंतु कोई भी योजना होती है उसको थोड़ा टाइम लगता है और उसके बाद उसका रिजल्ट सामने हमारे आता है। तो एक साल में तो मैं नहीं कहूंगा कि कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट सरकार ने ली है, कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं मिली है, परंतु योजनाएं शुरू की हैं। आगे आने वाला टाइम बताएगा कि उन योजनाओं का कितना फायदा हुआ है, आम जनता तक कितनी पहुंची है, क्या वो सफल है या नहीं है, उस पर टाइम बताएगा। अभी मैं नहीं कह सकता। जयसेन जी, लेकिन ये भी जरा समझ से परे नजर आता है। विदेशों की अगर बात करें, उनसे होड़ हम करते हैं, उन जैसा बनने की कोशिश भी की जाती है और कई तरीके की डील्स भी की जाती हैं और खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री तो लगातार विदेशी दौरा कर भी रहे हैं। लेकिन इन चीजों में पीछे क्या सरकार नजर नहीं आती? क्योंकि एक बड़ा प्रचंड बहुमत दिया गया था और प्रचंड बहुमत में बहुत ज्यादा विश्वास भी मोदी सरकार पर है लोगों को, अब भी है। 11 महीने तकरीबन होने जा रहे हैं, लेकिन क्या उस तरीके से भारत देश में वो सिस्टम लागू नहीं हो सकता? क्योंकि सत्ता का परिवर्तन वहां होता है, लेकिन जो मौलिक अधिकार हैं, मूलभूत सुविधाएं जो हैं, वहां की आवाम को आसानी से मिलती रहती है। किसी के जाने या किसी के आने से कोई फर्क वहां पड़ता नजर नहीं आता, लेकिन हमारे देश में इंतजार किया जाता है सत्ता के परिवर्तन को लेकर। ऐसा है कि जब कोई भी नई सरकार आती है उससे लोगों को बड़ी उम्मीदें होती हैं और खासकर इस सरकार ने तो ये अपना नारा दिया था कि सबका विकास और सबका साथ हम लेंगे जी, और उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं। और इस सरकार के लिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत समय के बाद, मेरे ख्याल में 84 के बाद, 84 में राजीव गांधी आए थे, 84-5 में जी, तो उसके बाद शायद किसी गवर्नमेंट को इतनी बड़ी मेजोरिटी मिली, तो लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं जी। और वो उम्मीदें, इतना बड़ा देश है जो कि 120 करोड़ लोगों का देश है, वो उम्मीदें रात में पूरी नहीं हो सकती। 60 साल में जो पूरी नहीं हुई हम ये कहेंगे 1 साल में पूरी हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। हमें सिर्फ एक चीज देखनी चाहिए कि सरकार का इरादा क्या है, क्या वो जनता के हित में पॉलिसीज बना रही है, क्या जनता को उसको फायदा मिलेगा जी। मतलब ये चीजें देखने की जरूरत है कि वो जनता के हित में काम जयसेन जी, ये माना जाए कि जनता के हित में कुछ पॉलिसी बनाई जा रही है, ये जो पॉलिसी है वो जनता के हित में है, एक कदम बढ़ा रही है सरकार। हाँ बिल्कुल। चलिए जयसेन जी, मैं आपके पास लौटूंगा। कौशल जी कुछ कहना चाहते हैं? कौशल जी, क्या वाकई आप इत्तेफाक रखते हैं जयसेन जी की बात से कि जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं एक कदम है सरकार का लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए? क्या ये एक मंशा है सरकार की? क्या नहीं, इसको दो चीज जो बात है, टेक्नोलॉजी जो है वो इंफॉर्मेशन देने का एक इमीडिएट बड़ा व्यवस्थित माध्यम है। आप इसको एक तरफ रखिए, टेक्नोलॉजी जरूरी है और इंफॉर्मेशन लेना भी जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आम आदमी के लिए हॉस्पिटल कहाँ है, कहाँ आप उसको इलाज देंगे, उसकी तो बात ही नहीं हो रही। उसके पीने के पानी की बात नहीं हो रही, उसके हेल्दी भोजन के न्यूट्रिएंट्स की बात ही नहीं हो रही। बात क्या हो रही है कि उसकी जेब में जो सेविंग है थोड़ी बहुत, वो भी वापस ली जाए, कोई बुराई नहीं है, लीजिए, लेकिन आप देंगे क्या? ये कुछ निश्चित जो है टैक्टफुल है। जैसे मैंने ये कहा कि ये जो पैसे लिए जा रहे हैं, जो आदमी इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है, उसके इनडायरेक्ट टैक्स से क्यों नहीं ये सोशल सिक्योरिटी देते आप? ये तो भारत में आज से 60 साल पहले मिल जानी चाहिए थी। जहां तक राजनीतिक दलों का बदलना है, और ये जो आप कह रहे हो कि 20 साल बाद कोई एक सिंगल पार्टी है, ये इससे कोई सत्ता को फर्क नहीं पड़ता। ब्रिटेन का एक्सपेरिमेंट जो सत्ता करती है वही भारत देश की कर रही है। 1909-10 में वहां हंग पार्लियामेंट आती थी, तो वहां की सत्ता चल रही थी। वहां की सत्ता तो कैपिटल गेन चलता है इंटरेस्ट पे, वो बैंकिंग के मालिक हैं, पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। भारत तो उसके आगे स्लेव है, आज भी स्लेव है। तो मैं ये कह रहा हूं, भारत के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लिटरेट हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, साक्षर हैं, वो शिक्षाविद बने और गहराई से अध्ययन करें। क्योंकि भारत की सिविल सोसाइटी जो है, जिनको ना नोट से मतलब है ना वोट से मतलब है, वो बहुत कमजोर है। वो ही सत्ता को चुनौती दे सकती है।
और उसको उन चीजों को समझने के लिए एक तो सच्चाई का रास्ता, ये जज्बा होना चाहिए, ये एजेंडा होना चाहिए कि आम आदमी का जीवन भारत में बेहतर करना है, आम आदमी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा सॉलिड बनाना है, ये एजेंडा होना चाहिए। जी। और एजेंडे के केंद्र में जीवन होना चाहिए। जब है ही नहीं तो बनेगा कैसे? बिल्कुल कौशल जी, लौटूंगा आपके पास। जय सैन जी बने हुए हैं फोन लाइन पर। जय सैन जी, क्या लगता नहीं है कि जैसा कि हमने पहले भी दरअसल हमारे चर्चा में जिक्र किया था कि एक ऐसा कार्ड होना चाहिए जो केवल एक कार्ड हो, जिससे लोगों को जो राहत का जो चीजें हैं वो उनको मिल सके, जो उनका अधिकार है